देखकर उनके मन में प्रश्न उठे कि भाई ये जिंदगी क्या इसे कहते हैं, और अगर इसे कहते हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि मैं इस जीवन को समझने की कोशिश करता हूं। ऐसा एक माध्यम होता है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहब अपनी किताब में बुद्ध एंड इस धम्म में कहते हैं कि लॉजिकली ये पॉसिबल नहीं दिखता है कि एक 28 साल का व्यक्ति, जब वो घर छोड़ के गए थे तो 28 साल उनकी उम्र थी, तो 28 साल के उम्र के व्यक्ति को क्या एक सिख व्यक्ति, एक डेथ आदमी, क्या एक बूढ़ा आदमी, और क्या एक ऋषि, मतलब क्या एक साधु जो है, क्या उन्होंने देखा नहीं होगा 28 साल की उम्र में? मेरे ख्याल से बच्चे तो आजकल बचपन में ही देख लेते हैं। तो बाबा साहब का ये लॉजिक रहा है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का ये लॉजिक रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता है। हो सकता है कि ये सारी चीजें बाद के समय में उन्हें बड़े रूप में, बड़े स्वरूप में दिखाने के लिए कुछ बनाई गई हो, लेकिन ठीक है, इसको भी समझते हैं। इसके साथ साथ बाबा साहब के इस रिसर्च को भी समझते हैं कि बाबा साहब ने ऐसा कहा कि वो घर छोड़ के क्यों गए। तो कहा जाता है कि निरंजना नदी के ऊपर में लड़ाई हुई कोलियों और शाक्यों के बीच में, और इस लड़ाई के बीच में कुछ लड़ाइयां हो चुकी थी, और इस लड़ाई को रुकवाने के लिए भगवान बुद्ध सिद्धार्थ प्रयत्न कर रहे थे, प्रिंस प्रयत्न कर रहे थे, और इस प्रयत्नों को देखते हुए शाक्यों को लगा कि ये किसी तरीके से कोलियों का ज्यादा बात रख रहे हैं, और इस वजह से शाक्यों ने राजा से कहा कि इस तरीके से हम इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और भगवान बुद्ध इन सब चीजों से तंग आकर फिर उन्होंने कहा ठीक है, मैं राज्य छोड़ के चला जाता हूं और मैं मेरे हिसाब से अपना करूंगा जो मुझे करना है। तो इस वजह से उन्होंने रात को वो चले गए। छन्न नाम का जो उनका दोस्त था या फिर जो उनका सेवक था, उसको लेकर वो फॉरेस्ट में चले गए, और फॉरेस्ट में जाकर फिर उन्होंने अपने आप को एक्सप्लोर करने की जो बातें हैं वो उन्होंने करने की कोशिश की। इस वजह से वो फिर अलार कलाम, बुद्धगयामपुत्र, ऐसे जो उस समय के जो महान ऋषि थे, उस समय के जो श्रमण संस्कृति के जो सबसे बड़े ज्ञाता लोग थे, उनके पास गए। और जब उन्हें समझ में आया कि ये सब तो मैंने ज्ञान अर्जित कर लिया है, लेकिन कुछ ऐसा प्रभाव मुझ पर नहीं पड़ा, तो वो अकेले चल पड़े। और फिर उन्होंने अकेले चलकर फिर ये देखा कि जो खुद के ऊपर में ज्यादा सीवियर मेडिटेशन जिसे कहते हैं, खाना ना खाना, बाल को बढ़ने देना, दातून नहीं करना, मतलब ब्रश नहीं करना, या फिर बाल को बड़े रखना, नाखूनों को न काटना, तो इस तरीके की लाइफ उन्होंने जगने की कोशिश की। और उन्होंने एक समय आते हुए देखा कि मैं जो हूँ बस मरने पे आपने वो देखा होगा बुद्ध की एक मूर्ति जिसमें वो स्केलेटन के रूप में दिख रहे हैं। तो जब उन्हें समझ में आया कि मेरे इस प्रयास से कुछ मुझे हासिल नहीं हो रहा है, तो फिर उन्होंने उसी समय ऐसा हुआ कि हम लोग सुजाता के बारे में जानते हैं ना, तो सुजाता की जो काम करने वाली जो थी वो पहुंच गई। उन्होंने देखा कि भाई एक महापुरुष, एक संत से व्यक्ति जो है वो कुछ प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन उनकी अवस्था अच्छी नहीं है। तो उन्होंने सुजाता को बताया। सुजाता ने तुरंत ही, क्योंकि वो उस समय भी दान देने वाले लोग थे जिनके अंदर में दान का जो वैल्यू है वो था, तो उसने खीर बनाई, और खीर बना के सिद्धार्थ को दी। और वो उन्होंने नया लाइफ, उन्होंने कहा कि ये मैंने नया लाइफ जो जिया है उसको मैं पूरी तरीके से यूज करूंगा। तो फिर उन्होंने एक बाजा बजाता हुआ आदमी आया जिसने संगीत जो तार को टाइट कर रहा था, तार को टाइट करते हुए वो समझा कि जो म्यूजिक है ये ढंग से अगर मैं टाइट करूं तो ही बजेगा, नहीं तो बजेगा नहीं। तो इस वजह से उन्होंने इस प्रयत्न को किया, और होते होते उस पेड़ के नीचे जहां पे हम लोग बुद्ध गया कहते हैं, तो बुद्ध गया में उस पेड़ के नीचे वहां पे उन्होंने बुद्धत्व की प्राप्ति की, और 7 हफ्ते उसी पेड़ के नीचे थे। और उसके बाद फिर उन्होंने सोचा कि अभी मैंने इस चीज को जो पाया है वो मैंने अभी लोगों को देना चाहिए, मैंने जो देखा है, जो दर्शन किया है, वो मैंने लोगों तक देना है। इस वजह से फिर उन्होंने समझा कि सबसे पहले मैं 5 लोगों को दूंगा जिनके साथ में मैंने समय गुजारा, जो मुझे छोड़ के चले गए। तो वो पास ही में सारनाथ में थे, सारनाथ में कोई, तो सारनाथ में गए, सारनाथ में उन्हें वो लिख ले। और सबसे पहले जो उन्होंने सुक्त दिया, तो मुझे से संगीत नहीं निकल रहा है, तो उनका लॉजिक सोचने का जो तरीका था और जो बुद्धत्व के मार्ग का जो तरीका है वो लॉजिक के बेसिस पर है। और इसी लॉजिक के बेसिस पे उन्होंने ये सोचा कि जो इसका सबसे बड़ा कारण है वो है सफरिंग, वो है दुख, जिसे उन्होंने दुख कहा। अब दुख तो है सबसे पहला, जिसे उन्होंने कहा नोबल ट्रूथ,
वर्ल्ड में ये नोबल ट्रूथ है। और इस हमें बहुत समझना पड़ेगा कि वर्ल्ड के जितने भी फिलोसोफर्स हैं उन सारे फिलोसोफर्स में भगवान बुद्ध का, भारत से अगर किसी का नाम अगर जाता है तो वो भगवान बुद्ध का है। मैंने एक बड़ी किताब खरीदी थी फिलोसॉफी की, जिसमें वर्ल्ड के सारे फिलोसोफर्स का नाम है, लेकिन इंडिया से केवल और केवल भगवान बुद्ध का नाम है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो रीजनिंग की, अब जो बाकी फिलोसोफर आप देखोगे तो ग्रीक के मेन फिलोसोफर्स है। अगर आप देखोगे उसमें कम से कम 20 से 25 फिलोसोफर्स के नाम आपको मिलेंगे जो ग्रीस से आते हैं, इटली से आते हैं। ये हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी फिलोसॉफी के इसमें जब देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे एरिस्टोटल, प्लेटो, सोफिया, तो इस ऐसे तरीके के कई सारे ग्रीक फिलोसोफर्स हुए हैं, लेकिन उन सारे फिलोसॉफी में, इन सारे फिलोसोफर्स के बीच में अगर देखेंगे तो सिर्फ बुद्ध का नाम दिया हुआ है। तो क्या ऐसा दर्शन दिया बुद्ध ने कि उनको माना जाता है कि ये फिलोसॉफी इंपॉर्टेंट है? व्हाट इज फिलोसॉफी? राइट? इंपॉर्टेंट है कि हम लोग इसको भी जाने। फिलोस एंड सोफिया, ये दो शब्दों से बनता है। ओके, फिलोस मीन्स लव, मीन्स इंटरेस्ट, एंड सोफिया, हमने हागिया सोफिया सुना है? कोई गया है इस्तांबुल, तुर्की गया है? हाँ, मैं गया। सो वहाँ जो तुर्की में जो इस्तांबुल में एक सबसे बड़ा सेंटर है, एक्चुअली वो एक क्रिश्चियनिटी का सेंटर माना जाता है। 13th सेंचुरी में, 9th या 10th सेंचुरी में उस क्रिश्चियन चर्च को बनाया गया। उस समय के जो चर्च थे वो मॉस्क के जैसे दिखते थे। तो अभी हम लोग अंदाज लगा सकते हैं कि मॉस्क का जो गुंबद है, वो जो सर्कुलर फॉर्म का आर्किटेक्चर है, अगर आप इंडिया में घूम लोगे तो तुमको दिखेगा कि जितने हमारे बिहार से, जो खासकर से मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप है, उस तरीके का मॉस्क, उस तरीके का जो आर्किटेक्चर है पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड में मॉस्क के फॉर्म में दिखेगा। और 10th सेंचुरी में ये जो चर्च बना तुर्की के इस्तांबुल में, इट वाज ऑर्थोडॉक्स कैथोलिक क्रिश्चियंस का चर्च था, जिसका नाम था हागिया सोफिया। हागिया सोफिया का मतलब है स्पिरिट ऑफ विजडम। ओके, स्पिरिट ऑफ विजडम। तो विजडम बोले तो अगर हम लोग भगवान बुद्ध के शब्द में समझे, पन्या, प्रज्ञा। किसका नाम प्रज्ञा है अपने में? आने तो प्रज्ञा। ओके, सो उन्होंने जो फिलॉसफी, जो हम इस शब्द को जो समझ रहे हैं, तो ये विजडम से बनता है, इंटरेस्ट इन विजडम। तो इस विजडम को भगवान बुद्ध ने कहा 4 नोबल ट्रूथ। ये नोबल ट्रूथ है, और इस ट्रूथ में दुख सबसे ऊपर है, क्योंकि जब तक एक्सेप्ट नहीं करते कि वर्ल्ड में सफरिंग्स है, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ओके, दूसरा, अगर दुख है तो दुख को समाप्त करने का मार्ग भी है। दुख को समाप्त करने का मार्ग भी है। ही इज नॉट अ पेसिमिस्ट। वो केवल ये नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ सफरिंग है वर्ल्ड में, वो ऐसे ये भी कह रहे हैं कि देयर इज अ वे ऑफ गोइंग आउटसाइड। समुद्र है, जिसे उन्होंने कहा दुख समुद्र है, दुख निरोध। अब इसका मार्ग भी है और इसे पूरी तरीके से खत्म भी किया जा सकता है। तो इसलिए उन्होंने तीसरा आर्य सत्य जो कहा वो था दुख निरोध, और नष्ट तो किया जा सकता है। ठीक है, अब ये तो बता दिया, अब कैसे कर सकते हैं? तो उन्होंने फिर आखिरी नोबल ट्रूथ दिया 8 अष्टांगिक मार्ग का, कि भाई मार्ग है, ये जो नोबल ट्रूथ है, जिसे उन्होंने सिर्फ मार्ग कहा, मार्ग है, और फिर उन्होंने कहा कि ये अष्टांगिक मार्गों से आगे बढ़ता है। ये 8 नोबल ट्रूथ्स। नोबल बोले तो क्या? नोबल बोले तो क्या? व्हाट डू यू मीन बाय नोबल? तुम्हारे पास कोई वर्ड है उसको एक्सप्लेन करने के लिए? और दिस कार इज नोबल, ऐसा हो सकता है? नोबल कार हो सकती है? नो, क्योंकि सब कार में कोई ना कोई फॉल्ट है ना? ओके, सो नोबल, जिसको आगे हम जब संघ वंदना करेंगे तो उसमें एक बहुत अच्छा शब्द आता है, अट्ठ पुरुष पुग्गला। एक ऐसा व्यक्ति जो 8 इसमें पूरी तरीके से काबिल हो चुका है, वो अष्टांगिक मार्ग में जो काबिल हुआ व्यक्ति है, उसे हम अट्ठ पुरुष पुग्गला कहते हैं, है ना? तो वो हम लोग आगे संघ वंदना में जब आएंगे तो तब करेंगे। तो अभी 8 फोल्ड पार्ट को 3 भागों में बांटा जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? शुरुआत में मैंने कहा हम लोग क्या करते हैं,
बुद्ध धम्म शरणम के बाद में क्या करते हैं? पंचशील लेते हैं। तो कोई भी चीज का फाउंडेशन मोरालिटी से ही है। इफ यू आर नॉट moral, if you are not ethically good, then all other things you cannot improve in your life. So important is a morality. शीलवान होना है, उसके बाद में सारी चीजें बनती चली जाती है। हाँ, तो बहुत क्या कहते हैं, बहुत आइडियल फॉर्म को नहीं देखते हम लोग। कुछ ना कुछ गलतियां तो होती है हम सबसे, तो उसको हम लोग निकाल कर उस पर हम लोग काम करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे, तो उसे ही कहेंगे हम लोग नोबल वे। ओके, तो सबसे पहले क्या है इन नोबल वे में? मोरालिटी। सो मोरालिटी में क्या क्या आता है? एथिकल कंडक्ट, जिसमें हम लोग राइट स्पीच, राइट एक्शन एंड राइट लाइवलीहुड कहते हैं। हाँ? तो हम लोग राइट स्पीच करेंगे। राइट स्पीच से किसी का मन नहीं दुखाएंगे, हम लोग पोलाइटली बात करेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग किसी को भी स्कोल्डिंग नहीं करेंगे, है ना? वी विल नॉट स्कोल्ड। यू विल स्कोल्ड? No, only mama scolds. So she is not doing right speech, right? Yes. That's what Buddha says here. He said you have to do right speech. And she's not Yeah, doing next right. time you say you are not doing right speech. Okay. Okay? Yeah. Then right action. Next. I don't. Right action. She's not मैं doing जो भी the काम right. करूंगा वो मैं दूसरों के भलाई के लिए करूंगा, या फिर मैं मेरे अंदर में किसी भी तरीके का विकार जागृत ना हो। विकार इन सेंस किसी भी तरीके का अटैचमेंट जागृत ना हो, या फिर एंगर जागृत ना हो, या फिर मुझे बुरा लग रहा है, अंदर से बुरा लगता है ना, फीलिंग्स आती है ना कि मैंने यार उसको कुछ बुरा बोल दिया, कि यार मैंने कुछ ऐसा गलत कर दिया। मैंने क्या किया? हर्ष, you fall objects and then what you do? You cry. Right? Tell me. Yeah. Why? Because you feel bad about it, right? Isn't it? Yeah. Yeah. So that action is bad action. You already know mama is going to scold you because of your wrong action, right? तो वो समझ लिए right livelihood। हम जो आजीविका, हम लोग जो आजीविका जिसे हम कह रहे हैं, जिसे हम लोग पैसा कमाना, ऑफिस जाना, जिससे हम लोग कुछ कमाते हैं, तो वो राइट आजीविका को काफी, तो ये एक मोरालिटी है बेसिक। सेकंड है मेंटल डिसिप्लिन, जिसको राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस और राइट कंसंट्रेशन के हिसाब से कहा गया है। ओके, राइट मेंटल डिसिप्लिन जो समाधि कहते हैं हम लोग, है ना? तो ये इट्स अ पार्ट ऑफ अ मेडिटेटिव एक्टिविटी एज वेल एज व्हेन यू प्ले फुटबॉल, राइट? व्हेन यू प्ले PS5, Wait, what? कितना कंसंट्रेशन होता है तुम लोगों का, है ना? होता है ना? बहुत कंसंट्रेशन होता है, क्योंकि मिस नहीं करना है मुझे। सो कंप्लीटली खाना नहीं खाऊंगा और क्या नहीं करूंगा, खेलने नहीं जाऊंगा बाहर कहीं, लेकिन वो गेम को मुझे 100% लेना है, अच्छे से खेलना है, गेम खेलना है। कार में मैं अगर रहूंगा तो मेडिटेशन कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता ना, आंख बंद करके मैं ड्राइविंग नहीं कर सकता। सो स्टिल दैट इज अ पार्ट ऑफ अ मेडिटेशन। आंख बंद करके ही मेडिटेशन नहीं होती है, आंख खोलकर भी होती है, बिकॉज you are focusing all your mind, you are focusing all your whole body towards one object, right? You are only driving. Sometimes you also listen to music, right? And sometimes you miss navigation. So ऐसा भी होता है ना? So what we do, एक बार navigation miss हो गया तो next time नहीं होना चाहिए। फिर क्या करते हैं हम लोग next time नहीं होने के लिए और focus करते हैं और वापस पूछते हैं, ठीक से बता मुझे, ठीक से बता। नहीं तो उधर से आवाज आता है, ये क्या चल रही है, ऐसा नहीं, इधर से जाना है, इधर से जाना है, जोर से आवाज आएगा, है ना? हाँ, ये एक्सपीरियंस है भाई। हाँ, तो लास्ट है द विजडम। सो बुद्धत्व का मार्ग क्या है? कहाँ जाना है? विजडम की तरफ, प्रज्ञा की तरफ। सबसे पहले वो प्रज्ञा को डेवलप करने के लिए एथिकल कॉन्डक्ट को हमें मजबूत करना पड़ेगा। अगर हम एथिकल कॉन्डक्ट कर रहे हैं तो हमारा जो फाउंडेशन है वो मजबूत होता है। एंड इट्स नॉट जस्ट टू से लाइक दैट, इट्स अ साइंटिफिक वे, इट्स साइंस। साइंस टेल्स यू कि अगर आप पॉजिटिव वे में किसी चीज को कर रहे हैं तो आप खुद को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, आप फोकस हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली फोकस हो जाओगे। अगर आपका एथिकल कॉन्डक्ट है तो आप ऑटोमेटिकली आपको समझेगा कि मैं सही तरीके से काम कर रहा हूँ, और ये एक एटीट्यूड भी बनाता है। सो वी विल सी इन फ्यूचर कि एटीट्यूड क्या है। तो बुद्धिज्म में दो तरीके के एटीट्यूड है, पॉजिटिव एटीट्यूड, नेगेटिव एटीट्यूड, जिसको कुशल और अकुशल इस तरीके से कहा गया है।
हम लोग उसको आगे देखेंगे। तो ये नोबल 8-fold पाथ के बारे में बात की गई भगवान बुद्ध ने। 3 ज्वेल्स, बुद्ध, धम्म और संघ, इसे हम लोग त्रिशरण में, हम तीनों के शरण में जाते हैं, बुद्ध, धम्म और संघ के शरण में। तो बुद्ध को कैसे दिखाया है? एनलाइटनमेंट की तरफ दिखाया है। धम्म को कैसे दिखाया है? एक ऐसे तरीके का एनवायरनमेंट जहाँ पे हम लोग नेचर के साथ में हैं, है ना। और साथ में क्या दिखा रहा है? ये इसलिए दिखा रहा है क्योंकि उन्होंने सबसे पहले धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र जब कहा तो सबसे पहला संघ बना। बुद्ध का सबसे पहला संघ कब बना? जब 5 जो उनके जो साथी थे उनको उन्होंने संघ में शामिल किया कि अब मेरा संघ हो, क्योंकि एक से संघ नहीं बनता है, एक से ज्यादा से ही संघ बनता है। इस वजह से इसको दिखाया गया, क्योंकि धम्म के बाद में दैट इज द नेक्स्ट स्टेप। अगर आप देखोगे 5 परिवारजक उनके साथ में है, संघ की बात बनी। और धम्म क्या है? धम्म इज अ नेचुरल फिनोमिना। हम लोग बहुत समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज धम्म। धम्म कई बहुत बड़ी किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं, इट्स अ नेचुरल फिनोमिना। अगर मैं इसे ऊपर से गिरा दूं तो ये नीचे ही गिरेगा, जिसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ये अभी भी था और ये हजारों साल पहले भी था। न्यूटन ने कब लॉ ऑफ ग्रेविटी फाउंड किया? 1500। यस, वेरी गुड। और कोई आइडिया एग्जैक्ट कोई जाना चाहता है? न्यूटन के कुछ 1-2 लॉज को बताना चाहते हैं? और न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन कम ऑन। I don't know anything. Okay, tell me how car moves. How car moves? Fast and slow. Fast or slow. No. How car moves? Automatic. How car moves? You start the car. Start the car. Then drive it. Using engine. But that's the tool. Okay. But engine. How car moves? What engine do? Come on. I would like to hear from Auro. You can think for another 2 minutes. Wait, what? What is that? How car moves? Come on. How car moves? Huh? With Sorry? tire. Friction. But friction will start once the car moves. Right? Come on. How car moves? How car moves? Wheels. With wheels. How cow moves? What your papa do when he starts the car? Huh? Direct accelerator. You don't need a key. You tell me the way how the car starts. Come on. With How the car starts? wheels. Huh? We start the engine How you start the engine? by pressing a button or putting a key, Correct. And how the engine starts? because there are different parts inside the engine that help it start. What is there in the engine which it makes, which you say that okay, it started now? Fuel. Petrol, okay. Fuel. And next. Fuel. Yeah, come on. You are on the right path. Tell me. Fuel. Fuel. Yeah. See, very good. Now next. Again, Now next. Combustion. again. Huh? Yeah. What happens? Combustion. There is a combustion, right? Combustion of what? Combustion of fuel. Correct. And what it does? It creates an energy, right? After Energy It bar. creates an energy, and where it energy goes? It goes to air? No, it goes to the wheel. Correct? It goes to the wheel. So what all this is? You have a fuel. You're sleeping. You have an engine. You have a wheel. You have all. Everything. If I give you one, will it work? No. It is a system. If you blow the fuel, it will give the engine. I mean, it will kickstart the engine. Kickstart. Yeah. And when you accelerate it, then the energy is transferred to the wheel. And this energy is make your tire to move. Right? So that's what second law of Newton. That there are 3 important Newton's laws. Okay? Energy cannot be created, cannot be destroyed. Energy can only be transferable. That's what Buddha says. You are not the owner of energy. You are not the owner of energy. Energy is only getting transferred. That's why when he felt कि भूखा रहने से मुझे तो कुछ मिल नहीं रहा है, तो खाना खाया, he started taking fuel, he started growing himself. So that's what very important part we have to understand. This laws of Newton is very important to understand
that the philosophy of nature is what? Gravity was there in 1500 AD when he discovered the whole Newton's laws, but gravity was also there thousands of years back when Earth was created, right? So gravity was there, so that is what we have to understand. जो धम्म बुद्ध कह रहे हैं, that is nothing but natural phenomena. This natural phenomena can change. ये natural phenomena change हो भी सकता है. अगर कोई दूसरा सन हमारे नजदीक आ जाए, ये natural phenomena change हो सकता है. बहुत सारी चीजें उड़ने लग सकती है. तब भी हम लोग क्या कहेंगे कि this is permanent? No, this is also not permanent. This phenomena is also not permanent. This phenomena is also not permanent. तो ये भी changing है. तो धम्म इस बेसिक चीज को समझता है कि natural phenomena तो है, लेकिन ये तब तक है जब तक ये अर्थ है या सिस्टम है, उस बेसिस को समझाया गया है. ओके, सो नेचुरल फिनोमिना इज धम्म, मत भूलना कभी. वेरी की कॉन्सेप्ट्स जो बुद्धिज्म कहता है, जो बुद्धिज्म को फिलोसोफर्स में बुद्ध को गिना जाता है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट 3 इंपॉर्टेंट है. अनित्य, कोई भी चीज इम्परमानेंट नहीं है, कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, दे आर इम्परमानेंट. अनित्य जिसे हम लोग कहते हैं, अनित्य जिसको पाली में कहता है. अनात्म, देयर इज नो सेल्फ, यहाँ पे सोल नहीं है. हम लोग देखते हैं बाकी के सारे जो आज के डेट के जो रिलीजन है, दे टॉक अबाउट देयर इज अ सोल, और मरने के बाद में सोल कहीं ऊपर चला जाता है. एंड देन लॉट ऑफ अदर स्टफ स्टार्टेड कमिंग इन. लोगों को भूत आने लगते हैं, है ना. लोगों को फिर रातों में किसी को भूत दिखने लग जाता है, दिखता है ना, फिर डर लगता है ना रात में बाहर जाने के लिए. तेरे को डर लगता है क्या? पापा को बुलाता है. तो बुद्ध बोलते हैं कि when he understood himself कि किसी भी तरीके से there is no soul, तो उन्होंने कहा उसे अनात्म, जिसे अनात्म जिसे हम लोग कहते हैं. ओके, दुख जो उन्होंने पहले कहा. हाँ, अब हम लोग क्विकली करते हैं क्योंकि समय जा रहा है क्या? समय 12:30 हो गया. एक इंपॉर्टेंट बात को समझते हैं बुद्ध के इस कोट से. एवरीथिंग दैट अराइजेस, हाँ पढ़ो, आप पढ़ो, तब तक मैं पानी पीता हूँ. जोर से पढ़ना. Everything that arises also passes away, so strive for what has brought others in Buddha. नहीं ठीक से पढ़ो वापस. सबके लिए पढ़ना है तुझे, सबको समझ. क्या समझो बताओ. मैं नहीं बता रहा. नहीं हाँ, सिर्फ पढ़ो. Everything that arises also passes away, so strive for what has brought arise in Buddha. Yeah. Everything that arises also passes away. Energy cannot be created nor be destroyed. इस तरीके से समझो उसको. Anything that arises also passes away. जो चीज क्रिएट हुई है वो चली भी जाएंगी इम्परमानेंस के इस बेसिक के लिए. अगर अगरबत्ती बन गई है तो वो खत्म भी हो जाएगी. अगर ये लैंप लगा है तो थोड़ी देर के बाद में बुझ भी जाएगा. तो सो स्ट्राइव फॉर व्हाट हैज नॉट अराइजन. अभी ये किस मकसद से कहा गया है? हम एंगर, अटैचमेंट, डिजायर्स, इसके वजह से जो हमें तकलीफ होती है, फीलिंग्स हमें आती है, वो अगर नहीं आने देने हैं तो हमें जागरूक रहना है कि किसी तरीके का एंगर की फीलिंग, किसी तरीके की अटैचमेंट की फीलिंग हमारे में ना आए, ताकि सफरिंग जो है वो उसी से आने वाली है. अगर हम ज्यादा अटैच हो जाएंगे, मुझे यही कार चाहिए, मुझे मर्सिडीज ही चाहिए, है ना, फिर मर्सिडीज के लिए लोन ले लेंगे. PS5. हाँ, PS5 के लिए वो गुल्लक फोड़ देंगे, बचाया हुआ पूरा पैसा गुल्लक में डाल देंगे. हाँ, ये भी है. ये क्या, इसका गुल्लक इधर है, किधर है? उधर भी है. हाँ, इधर है कहीं तो भी. व्हाट यू विल बाय फ्रॉम दैट? हाँ, तो अभी इसके पास 500 दिरहम ही है, तो बुगाटी तो 500 दिरहम में आएगी नहीं. तो पापा को क्या लोन लेना पड़ेगा फिर? उसके सफरिंग पापा को भी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी. So that is what I mean. The nutshell is if we arise that kind of attachment कि ये नहीं मिलेगा तो मेरी लाइफ खत्म हो जाएगी, ये फ्रेम ऑफ माइंड से बाहर आने की जरूरत है. हमें इस डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है कि मुझे ये क्यों नहीं मिला, बिकॉज दैट इज जस्ट अ टूल. वो आज है, कल नहीं में. बुगाटी से अच्छी गाड़ी और भी आ जाए, फरारी भी आ गई, फरारी के बाद में और टेस्ला भी आ गई, और कोई नहीं तो भी गाड़ी आ जाएगी आने वाले समय में, है ना.
तो हमको ये समझना है कि किसी भी तरीके का अटैचमेंट, चाहे वो PS5 हो या PS10 हो, ये अटैचमेंट में पड़े रहने में मतलब नहीं है, क्योंकि ये उम्र के हिसाब से ये भी चली जाएगी। कल 2 साल के बाद में PS5 भी खत्म हो जाएगा, तुम बोलोगे ये क्या बेकार चीज में खेल रहा हूँ। तुमको नई चीजों को गेम खेलने का तुम्हारा इच्छा हो जाएगा, कुछ नया करूँ, अभी कुछ तो गाड़ी चलाऊं, पापा को बोलो। आज नहीं खेलता है, मेरे घर पे है, बट उसको अटैचमेंट नहीं है। या हाँ, अर्श रोब्लॉक्स का अटैचमेंट है। ओके, लेट्स गो नेक्स्ट। Give me the Roblox. हाँ, ये पिक्चर को समझते थोड़ा धीरे से, ये पिक्चर को समझते हैं। इस पिक्चर में Do you have Roblox? ओके, सो बेसिकली ये भी उसी चीज को बताता है कि किसी अटैचमेंट को अगर आप लेकर जाएंगे तो वो अटैचमेंट आपके साथ साथ जाएगा, वो अलग से नहीं जाएगा। ये इसी चीज को बताता है। मनोपुब्बंगमा धम्मा मनोसेथा मनोमाया मनसा च बद्धेना भसाती व करोती व ततो नाम दुखवंती। वो क्या कहते हैं, मन सभी धर्मों का अगुआ है, मन ही प्रधान है, सभी धर्म मनोमय है। जब कोई व्यक्ति अपने मन को मैला करके कोई वाणी बोलता है अथवा शरीर से कोई क्या कर्म करता है, तब दुख उसके पीछे ऐसे हो लेता है जैसे गाड़ी के चक्के बैल के पैरों के पीछे पीछे हो लेते हो। तो किसी भी तरीके का अटैचमेंट जो है वो आपको दुख ही देगा। तो ये उस अटैचमेंट को एक्सप्लेन करता है कि अगर आप किसी चीज के अटैचमेंट में अगर है और वो अगर आपको लग रहा है कि वो आपको खींच रहा है, लेकिन ऐसा नहीं, मतलब आपको लग रहा है कि आप उसको खींच रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं, वो आपको खींच रहा होता है। ये इस बात से समझने की कोशिश करते हैं। अटैचमेंट खुद ही हमको खींचता है। इसलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं कोट है जो मेरे लाइफ में भी बहुत शुरुआत के तौर में मैंने सुना था। उसका वो ये है, पैशन इज अ गुड फ्रेंड बट अ बैड मास्टर। पैशन इज अ गुड फ्रेंड बट अ बैड मास्टर। जो हम लोग एटीट्यूड की बात कर रहे हैं, एक एटीट्यूड जो हम लोग बोलते हैं ना, ये आदमी में बहुत एटीट्यूड है ऐसा भी बोलते हैं, लेकिन ये आदमी में अच्छा एटीट्यूड भी है ऐसा भी बोलते हैं, है ना। तो कुशल और अकुशल कर्म, ये दोनों चीजों से बांधकर एटीट्यूड बनता है। और इसी को हम लोग कह रहे हैं कि अच्छा एटीट्यूड बैड एटीट्यूड क्या होता है। तो हमें अच्छे एटीट्यूड की तरफ जाना है, किसी भी चीज का अटैचमेंट नहीं करना है। अगर अटैचमेंट आ जाएगा तो हमें उसको दुख होगा। हमें दुख कैसे होता है, अलग अलग तरीके से होता है। मेंटल ज्यादा होता है क्योंकि वो हमारे दिमाग से निकलता नहीं है, वो हमको दुख देते रहता है, ध्यान देते रहता है। हमारे दिमाग में वो चीजें बातें चलते रहती है कि ऐसा क्यों हुआ, क्या मेरे वजह से हुआ, किसी और की वजह से हुआ। तो हमारा ज्यादा से ज्यादा टाइम जो है इन फीलिंग्स में चला जाता है, समय लॉस्ट हो जाता है, और हमने जो अच्छा करना चाहिए अपनी जिंदगी में वो हम लोग कर नहीं पाते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। ये भी एक तरीके का इंप्रेशन है। ये समझना पड़ेगा कि हाउ वी थिंक। बुद्धिज्म का जो मेन बेसिस है हाउ वी थिंक, इसके ऊपर में है। तो ये अभी हमको अलग अलग तरीके से हर कोई अपने अपने परसेप्शन से इसको देख सकता है ना। कोई इसको देख रहा है कि एक बच्चा जो है पेंटिंग कर रहा है, कोई इसे देख रहा है कि ये 2 हट है, उसके सामने ये बच्चा बैठा हुआ है। डू यू सी हट हियर, दिस 2 हट्स? What do you see else? There is a guy sitting. Can you see? I see your face. You also see your face. Right, nice. Or you see these trees? Anybody see the trees? That's the jawline. Yeah. So क्या हुआ? हमारे दिमाग में what we have seen in before, वो सबसे पहले impressions हमारे ऊपर में आते हैं। तो वो क्यों आते हैं, उसको थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। तो हम लोग इसको समझते हैं, जब भी हम किसी चीज को अगर देखते हैं, ओके, सो हमने किसी चीज को देखा, दिस इज अ बॉडी, कुछ भी हो सकता है, वो प्लांट है ना, मैंने उसको देखा, वो प्लांट है। अभी क्या है वो मेरे लिए प्लांट, अगर मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता हूं तो वो मेरे लिए क्या है, प्लांट है। क्यों? क्योंकि उसको लीव्स है। मेरे को पढ़ाया गया, हमें बताया गया ना कि किसी चीज को अगर लीव्स है तो वो प्लांट है, राइट। अगर किसी चीज को बहुत बड़ा उसको ब्रांचेस रहेंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्री कहेंगे, क्योंकि हमको ऐसा पढ़ाया गया है। क्या किया गया है, हमें कंडीशन किया गया है, हमें कंडीशन किया गया है। अगर कोई गाड़ी हमें सामने दिख जाती है, वो बुगाटी है या मर्सिडीज, ये हम लोग डिसाइड करते हैं क्या? नहीं, किसी और ने ऑलरेडी डिसाइड किया है, उन्होंने कहा, हमको एजुकेट किया है, दिस इज कॉल्ड एज मर्सिडीज, दिस इज कॉल्ड एज बुगाटी। तो बॉडी इज द फर्स्ट थिंग, हमने उसको देखा,
हमने उसको फील किया। फीलिंग कैसे करते हैं हम लोग? 5 सेंसेस से करते हैं, राइट? Where which are our 5 senses? Can you tell? Lian? Ear. Eyes, ears, nose, Mouth. Skin. mouth, I mean tongue skin. tongue, right? Skin. And what else? Face. Skin. From skin also, right? You get itchy. You get itchy, no? So your skin is also having senses. Hand. So we try to understand that body with respect to our feelings, right? Then what happens? Okay. After understanding that feelings, हम क्या बोलते हैं? मुझे खुजली हो रही है, या फिर मैंने किसी चीज को देखा तो मैंने अभी जैसे क्या कहा कि भाई ये तो मर्सिडीज गाड़ी है, ये बुगाटी गाड़ी है ना? तो हमें जो कंडीशन किया हुआ है उस कंडीशन के हिसाब से हमारा दिमाग काम करेगा। उसको क्या कहते हैं हम लोग? फीलिंग से क्या हो उसको अभी फीलिंग्स आई और हमने ये समझा कि हमने उसको क्या किया, उसको हमने संज्ञा दी, हमने उसको एक नाउन फॉर्म दिया कि दिस इज अ प्लांट एंड दिस इज अ ट्री, दिस इज बुगाटी एंड दिस इज मर्सिडीज। तो हमने उसको नाम दे दिया, राइट? तो उसके बाद में क्या किया? नाम देने के बाद अब हमने ये सोच लिया यस नाउ दिस इज व्हाट। अब ये समझ में आ गया कि ये प्लांट है और इस प्लांट को भी नाम दे दिया हमने कि ये मनी प्लांट है, राइट? हमने वो मनी प्लांट और वो बुगाटी और मर्सिडीज को हमने क्या बोला कि ये 6 वॉल है या 10 वॉल है या 12 वॉल है, वी डोंट नो। मतलब वो हमारे इंफॉर्मेशन के हिसाब से, अगर हमारे पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है तो हम लोग उसको ज्यादा अच्छे तरीके से सिंबोलाइज करेंगे। और उसके बाद में ये सारी चीजों को कहते हैं। अब ये होने के बाद में व्हाट वी से, मेरा कॉन्शियस डेवलप हुआ। ट्री को लेकर, प्लांट को लेकर मेरा कॉन्शियस डेवलप हुआ, ये मनी प्लांट है ना? तो इस तरीके से हमारा कॉन्शियस डेवलप होता है, जिसको भगवान बुद्ध ने कहा है 5 स्कंद, उसको 5 बंडल्स जिसको इंग्लिश में कहते हैं। जब भी कभी हमारा कॉन्शियस बनेगा वो इस 5 बंडल से बनेगा, इस 5 स्कंद से बनेगा। दिस बंडल के साथ में ही हम लोग आगे आगे बढ़ेंगे। ओके, तो दिस 5 बंडल्स आपको समझाना था मुझे, दैट्स इट। वापस से जो भी हमारा जो बेसिक्स है, दुख, जो सफरिंग जो बन रही है वो इस परसेप्शन से बन रही है, इस कॉन्शियसनेस से बन रही है। मुझे आइसक्रीम नहीं मिली तो मैं रोऊंगी, क्यों? क्योंकि मेरा अटैचमेंट है उसके साथ में। आई हैव अ डिजायर, अगर मुझे आइसक्रीम मिलेगी तो आई विल फील बेटर। तो हमने परसेप्शन बनाया, बट आई कैन ऑल्सो गो आउट ऑफ इट। इवन इफ आई डोंट गेट एन आइसक्रीम आई स्टिल वोंट क्राई। Yes, true. So that is what we will move. These are the very important part. I said anatta. Yeah, I know this here. We are done. We are done. So basically बुद्धिज्म की ये अगर बेसिक भी अगर हम लोग समझ ले, then we won't look back. We won't look back. We might still find difficult to live our life because we are still not a Buddha, right? We are a common man. तो अगर हमें ये समझ में भी अगर आ जाए कि ये अटैचमेंट्स के वजह से हमें सफरिंग्स आती है, तो हमें एटलीस्ट कॉन्शियस लेवल पे हम लोग रहेंगे कि यस इट इज बिकॉज ऑफ दिस।